बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। कल मैंने बात की थी सिंध की और सिंध के गौहर नायाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात की थी, जिनके अपने सूबे में जहाँ पे 13 साल से उनकी हुकूमत है, इंसानियत सिसक रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ सिंध से इस्लामाबाद तक मार्च करूंगा और वफाकी हुकूमत को घर भेजूंगा। और उन्हें नहीं पता कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, लोगों पर क्या गुजरी है। आज बात करूंगा पंजाब की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसकी आबादी 12 करोड़ है। ये वो सूबा है कि अगर इसको रकबे के एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से देखा जाए तो ये पूरा एक मुल्क भी आप इसको समझ सकते हैं अपने अंदर, और मेरे ख्याल में दुनिया के बड़े मुल्कों में इसका शुमार हो सकता है। पंजाब की कहानी आज यहाँ से शुरू करेंगे जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब के लिए मैंने सिलेक्ट किया वसीम अकरम प्लस। तो जो तनकीद शरीफ बरादरान पे इमरान खान की थी, उस तनकीद को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार बेहतरीन चॉइस है, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना जहाज़ का इस्तेमाल करता है। हालांकि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जब सानेहा मरी हुआ और वहाँ पे 22 पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे सिर्फ इसलिए कि वो 24-48 घंटों से बर्फ़ में स्टक थे, ट्रैफिक जैम था, सख्त सर्दी थी और पूरे का पूरा ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिट गया। वो जुल्म हुआ जिससे पूरी कौम की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब पहुंचे 30 घंटे बाद, और वो भी जहाज के जरिए। इमरान खान साहब ने कहा था जहाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जहाज के जरिए उस्मान बुज़दार साहब बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं। व्हेन द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड, वहां पे प्रॉब्लम जब रिजॉल्व हो गया, जितनी अमवात होनी थी हो चुकी और उसके बाद रेस्क्यू भी हो गया, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब जहाज से जाके ऊपर से नीचे देख रहे हैं और हम समझे कि हमारे ऊपर बड़ा एहसान अजीम है। और प्रोटोकॉल की जहां तक बात है, उस्मान बुज़दार साहब का भी प्रोटोकॉल कोई कम तो नहीं है। मैं मानता हूं मियां शहबाज शरीफ के बड़े शशके होंगे, लेकिन लुक एट द प्रोटोकॉल ऑफ उस्मान बुज़दार। प्रोड्यूसर साहब आपके पास है तो दिखाइएगा कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जब निकलते हैं तो किस तरह से निकलते हैं, और उनका भी प्रोटोकॉल, उनकी सिक्योरिटी का हसार, बाकी तमाम मामला किसी भी चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है। तो आप ये ना कहें कि बहुत ही सादा आदमी है। हेलीकॉप्टर उस्मान बुज़दार इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी उनकी, ये देखिए आप गाड़ियां जो जा रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब का प्रोटोकॉल है। नैब की एक पेशी के लिए उस्मान बुज़दार साहब जाते हैं, सिर्फ एक गाड़ी को ले जाते हैं और उस गिमिक से आप समझते हैं दैट वी आर गोइंग टू बिलीव कि उस्मान बुज़दार का कोई ये दिस इज नॉट प्रोटोकॉल। हाउ मेनी लैंड क्रूजर्स, एम्बुलेंसेस, हाउ मेनी सिक्योरिटी कार्स, ये प्रोटोकॉल होता है। बाकी मैं आपसे अर्ज करूं कि जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये वसीम अकरम प्लस है, तो हम सबकी नजरें जम गई उस्मान बुज़दार पे कि हमारे सूबे के साथ क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं, सीख रहा हूं। सुनिए। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूं ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता। फिर उस्मान बुज़दार को डिफेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार आते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बोलते हैं कि उस्मान बुज़दार तो बड़ा काम कर रहा है लेकिन प्रोजेक्शन नहीं करता, इसलिए पाकिस्तानियों तुम लोगों को पता नहीं चलता। ये भी सुनो। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें। तो ये प्रोजेक्शन के हवाले से तो मैं थोड़ी देर में बात करता हूं कि किस चीज़ की प्रोजेक्शन करनी थी उस्मान बुज़दार साहब ने, जो कि वो नहीं करते और लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन जो वसीम अकरम प्लस है, अगर मैं इनका टैक्स रिटर्न देखूं, वो बातें जो इमरान खान साहब करते थे, 2000 रुपया 2000 रुपया उस्मान बुज़दार साहब का टैक्स, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। अगर इससे ज़्यादा टैक्स उन्होंने दिया है 2019 के बाद तो प्लीज़ हमें बता दें, हम उसको भी रिपोर्ट करेंगे। एंड द प्राइमरी क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड एज अ पाकिस्तानी, एज समबडी हु बिलोंग्स टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब इज व्हाट इज द क्राइटेरिया to appoint Usman Buzdar as the chief minister of Punjab? The criteria is कि ये कौन सा शरीफ से हैं, ये जनूबी पंजाब से हैं, ये उस इलाके से हैं जो गरीब इलाका है, ये उस इलाके से हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती, इनके अपने घर में बिजली। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया इज दिस? अगर वो गरीब इलाके से हैं और वहाँ पे गुर्बत है और उस्मान बुज़दार साहब के अपने घर में बिजली नहीं थी, तो मेरी पूरी हमदर्दी है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, और अगर वो डिजर्व करते हैं तो मेरिट्स के मुताबिक उनको तरक्की मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इस बुनियाद पे कि उनके घर में बिजली नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब लग सकते?
वो 12 करोड़ के सूबे वाले 12 करोड़ की आबादी के सूबे को हेड कर सकते हैं एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। उनके नीचे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो खड़े होंगे डायरेक्शंस लेने के लिए कि आप बताएं सर हमने क्या करना है, और वो जो कहेंगे व्हाट इज द विजन। इफ समबडी इज फ्रॉम तौनसा शरीफ, आई मीन इफ समबडी इज फ्रॉम जनूबी पंजाब और उनके घर में बिजली नहीं थी, मुझे दुख है इस बात का और मेरी पूरी हमदर्दियां हैं और वो डिजर्व करते हैं, और अगर वो काबिल हैं तो उनको मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे आप चीफ मिनिस्टर कैसे लगा सकते हैं? सवाल यह है कि तहसील नाज़िम थे वो पहले, उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़े, एमपीए का हार गए 2018 में। ही इज अ फर्स्ट टाइमर इन द प्रोविंशियल असेंबली और चीफ मिनिस्टर बन गए। अब मेरा विजन ये है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब कर कर कह रहा हूं कि सर आपने जो मुझे क्राइटेरिया बताया ना, मेरी तसल्ली सर नहीं होती है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि जी क्योंकि वो तौनसा शरीफ से घर में बिजली नहीं थी मैंने तुम्हारा चीफ मिनिस्टर लगा दी। मैं लंदन के मेयर को सुन रहा हूं सर, मैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सुन रहा हूं सर। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये कह रहा है कि 2030 में हम अमेरिका में तेल से चलने वाली गाड़ियों को 50% कम कर देंगे। लंदन का मेयर कह रहा है कि 2030 में, मैं विजन की बात कर रहा हूं सर, एक्सपोजर की बात कर रहा हूं सर। लंदन का मेयर ये कह रहा है कि 2030 में हम लंदन को कार्बन फ्री सिटी बना देंगे। यूके और यूरोप ये कह रहा है कि 2035 तक तेल से चलने वाली गाड़ियों पर हम पाबंदी लगा देंगे, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, हमने क्लाइमेट कंट्रोल करना है, पोल्यूशन खत्म करनी है। जो बाइडेन ने क्या कहा, ये जरा सुने क्या कहा जो बाइडेन। उस्मान बुज़दार साहब से मुझे बड़ी हमदर्दी हो सकती है इस बात पे कि उनके घर में बिजली नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को मैं देख रहा हूं कि वहां पर उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में भेजी है जो 15 लाख किलोमीटर खला में जाकर रॉकेट के जरिए 13 अरब साल पहले रोशन होने वाले सितारों का खोज लगा रही है। इस पर $10 अरब। आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन, मैं विजन की बात कर रहा हूं। विजन, लीडरशिप का जो विजन होता है, यहाँ पे हम अपने गली मोहल्ले, शहर, गांव, मुल्क, सूबे से बाहर नहीं निकलते हैं। दे आर 15 लाख किलोमीटर दूर खला में जाके वो सितारों का खोज लगा रहे हैं जो 13 अरब साल पहले रोशन हो गए थे। तो मैं वो भी देख रहा हूं, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो 21वीं सदी की दुनिया की, वो कहते हैं साइंस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इजाद है, मैंने उसको देखा है। एंड देन इफ समबडी टेल्स मी दिस इज योर चीफ मिनिस्टर इस वजह से कि वो तौनसा शरीफ से, मुझे समझ नहीं आता। जेम्स वेब टेलीस्कोप देख, मैं मरीख को देख रहा हूं, इंसान चांद के बाद मरीख तक पहुंच गया और यहाँ पर हम लोग जो हैं अभी तक किसान को खाद नहीं दे पा रहे। वहाँ पर क्या हुआ है जी कि वहाँ पर उन्होंने मरीख पे जाके फुटेजेस लेना शुरू कर दिए और यहाँ पर मरी में बर्फ में फंसे लोगों को हम रेस्क्यू नहीं कर पाए और वो 22 लोग मौत के मुंह में चले गए। रोजाना मरीख की फुटेजेस मेरे सामने आती है। आई एम अ पाकिस्तानी, माय नेम इज बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। मैं इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को देखता हूं और मरीख पे इंसानियत पहुंच गई। मुझे रोजाना फुटेजेस दिखाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वाले। अभी यहाँ नहरें थी, अभी भी मरीख के कुछ हिस्सों में बर्फ जमी हुई है और उसकी वजह यही है कि वहां पर पानी था तो वो बर्फ अभी तक जमी हुई है। साइंसदान ये तस्वर कर रहे हैं कि वहां पर जिंदगी थी और अगर थी तो खत्म कैसे हुई और दोबारा जिंदगी का कयाम मुमकिन कैसे हो सकता है। और रोबोट्स भेजे गए हैं, वो नमूने इकट्ठे कर रहे हैं, वो नमूने वापस जमीन पर आएंगे, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, जायजा लिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट होगा और फिर हिसाब लगाया जाएगा कि मरीख पे इंसानियत जिंदा रह सकती है नहीं रह सकती है, कैसे वहां पे अपनी एक कॉलोनी बनानी है। फिर मैं देखता हूं एलॉन मस्क को, द ओनर ऑफ टेस्ला, स्पेस एक्स। ये वो आदमी है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। मैं विजन की बात कर रहा हूं, विजन की बात कर रहा हूं। और उसने तो ये कहा है कि आइंदा 50 बरस में मरीख को मुसख्खर करेंगे, वहां पे इंसानों की कॉलोनी बनाएंगे। और अभी क्योंकि मरीख का टेम्परेचर जो है वो साजगार नहीं है इंसानियत के लिए, तो मरीख से नीचे उसने कहा है कि मैं खलाई शहर बनाऊंगा, खलाई शहर का मंसूबा, और अपनी जाती जेब से अरबों डॉलर वो उसके ऊपर लगा रहा है। और वो कह रहा है 10 लाख अफराद, क्योंकि अगर यहां पर कोई जंग अजीम हो जाती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंसानियत की बका को कोई खतरा होता है तो इंसानियत, नस्ल इंसानी खला में भी हो और खत्म ना हो, एलॉन मस्क का सॉर्ट देखिए। फिर ये मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यही टेस्ला, ये लोग कहते हैं कि जी हम वो वाली गाड़ियाँ बनाएंगे जिनकी बैटरियाँ दिनों के हिसाब से नहीं महीनों के हिसाब से ख़त्म नहीं होंगी। फिर ये लोग कहते हैं कि हम वो ट्रेन बनाने जा रहे हैं, मंसूबा, उस मंसूबे पर काम हो रहा है कि ट्रेन जो है उसको ज़ेर ज़मीन ट्यूब में चलाया जाए और वहाँ से हवा को ख़त्म कर दिया जाए, खला पैदा किया जाए, मकनातीसी कुव्वत से ट्रेन चले जिसकी रफ्तार 600 मील फी घंटा के हिसाब से हो और 6 घंटे
घंटे का सफर 30 मिनट में तय हो जाए। दिस इज एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अगले दिन मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें चीन का एक शहर है जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें करेंगे, मिसाल के तौर पे वाटर बस से, पानी में चलने वाली बस से आप सफर करेंगे, तो बजाय इसके कि हुकूमत आपसे पैसे ले, आपको पैसे देगी। शहरी अगर अच्छे काम करेंगे तो हुकूमत आपको पैसे देगी। और फिर चीन में मैंने देखा एलिवेटेड बस चल रही है। एलिवेटेड बस, तरक्याती मंसूबों की बात मैं पंजाब की या पाकिस्तान की करता हूं, वो एलिवेटेड बस के मनाजर भी दिखाइएगा जरा। तो अब जब मैं ये सारी चीजें देखता हूं तो उसके बाद फिर मुझे बताया जाए हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि देखें उस्मान बुज़दार साहब को आप इस तरह से जज करें कि पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनमें से बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की है, क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने कह दिया कि 82% पंजाब के अवाम तालीम से मुतमईन है। पंजाब में तालीम से 82% मुतमईन है, 72% सेहत की सहूलियात से मुतमईन है, तरक्याती मंसूबों से 91% मुतमईन है। मुझे तो लगता है कि ये कैसा सर्वे इन्होंने कराया, सेहत को जरा ज्यादा नंबर देने चाहिए थे, क्योंकि हेल्थ कार्ड के तो ज्यादा नंबर है, लोग खुश हैं। डायलिसिस होते हुए देखे हैं मैंने हेल्थ कार्ड के जरिए से, और आप कहते हैं कि तालीम से ज्यादा लोग खुश हैं, सेहत से कम खुश हैं। तरक्याती मंसूबे जिनके हवालों से आप ये बात करें, 2 माह पहले वफाकी हुकूमत ने खुद बरहमी का इजहार किया कि पंजाब हुकूमत में तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा कि 1 करोड़ के 6 तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि सेहत जो है उसमें बड़ा काम हो गया एंड 72% ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड, तो व्हाट अबाउट द स्मॉग इशू, व्हाट अबाउट द डेंगू इशू जो कि खत्म हो गया था और अमवात फिर भी 83 हो गई और 20,000 लोग उससे मुतासिर हुए क्योंकि बर वक्त इकदामात नहीं उठाए गए थे। अद्वियात नायाब हो गई क्योंकि बर वक्त इकदामात नहीं उठाए गए थे। महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी ये है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और लाहौर में उनकी वैक्सीनेशन हो जाती है ऑन द रिकॉर्ड। कुलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया से जा चुकी हैं और रिकॉर्ड में कुलसूम नवाज साहिबा की वैक्सीन हो जाती है। 2019 में पंजाब हुकूमत ही हमें ये बताती है कि जी मियां नवाज शरीफ बड़े बीमार हैं और इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और उसके बाद वो कहते हैं ये तो हमें धोखा दे। आई मीन द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब was defrauded by one person, मियां नवाज शरीफ, और उन्हें पता ही नहीं चला। तो इस पे तो आपकी एहलियत पर भी सवाल उठता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पहले क्या कहती रही है सब आपने सुना है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से पीटीआई के अपने लोग, फवाद चौधरी की अगर मैं बात करूं, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। सुन लीजिए। दीगर अरकान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी भी है या रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग भी उस्मान बुज़दार के हवाले से क्या कहते रहे, ये भी कमज़ोर आदमी को पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा दे दिया। एक मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरे ख्याल तकरीबन पूरा हाउस नाराज़ है, इनके मिनिस्टर नाराज़ हैं, इनके मुशीर नाराज़ हैं, इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी नाराज़ हैं। ये जो लेटेस्ट आया है सर्वे, इसके हवाले से ये इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च बात करने के लिए कि पंजाब के अवाम पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर्वे मुझे बता रहा है भट्टी साहब कि पंजाब के अवाम बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है। आप भी मुतमईन है? आप भी पंजाब में ही रहते हैं भट्टी साहब, आप मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेशाम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के सामने जाता थे ना, हम कभी मुलाकात का मौका होता था तो कोई बहुत झूठ बोलता था तो वो थोड़ा सा हुक्का का कश लेते थे, कहते थे सुनता जा शर्माता जा, इस मुल्क में अब सियासत ऐसे ही होगी। ये जिन्होंने सर्वे किया है ना, मैंने उन्हें आज मेल की है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप, मैं कैमरा लेके आता हूं, आपने ये किस शहर का सर्वे किया है, किस स्कूल का किया है, किस अस्पताल का किया है, किस एरिया का किया है, मैं आपको साथ लेके वहां ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, एक तो वजीर आज़म का हक है जिसे मर्जी वजीर आला लगाएं, वो खुद फरमाते हैं फंक्शन में मैं सीख रहा हूं। किसी को भी किसी सीट पे राइट मैन फॉर राइट जॉब होता है, तजर्बा होता है, कॉम्पिटेंसी होती है, ऑनेस्टी होती है, हार्ड वर्किंग होती है। इनमें से कौन सी चीज उनमें से है, जरा मुझे बता दें। उनके वालिद 2 दफा नून लीग से वजीर एमपी रहे लेकिन वो घर में बिजली नहीं लगवा सके। 13 का इलेक्शन नून लीग से उस्मान बुज़दार साहब हार गए लेकिन घर में बिजली नहीं लगवा सके, और कम व बेशतर 100 दफा शहबाज शरीफ से मुलाकात की रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस वक्त हार गए थे, 13 के बाद बिजली नहीं लगवा सके। दूसरी बात,
ये नाअहली है कि उनके वालिद 2 दफा नून लीग से रहे, अपने घर में बिजली नहीं लगा सके। और जो आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हेलीकॉप्टर में बच्चे और दोस्त सैर करते हैं, ये तो मर ही गए हैं ना। हेलीकॉप्टर पे बच्चे और दोस्त, जिसका जब घर में मूड होता है ना जाना तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। और बाद मुलाजमीन के दोस्त भी हेलीकॉप्टर को सैर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लाहौर के रहने वाले हैं, उन्होंने तालीम और सेहत दोनों ही मेरा वीक पॉइंट है, दोनों पे मैंने बेपनाह काम किया है। जब से वो आए हैं, लाहौर में कौन सा एक सरकारी स्कूल है जहां बैरिस्टर एहतशाम और आरिफ हमीद भट्टी अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाना चाहेगा? यहाँ कोई हुकूमती MP है, MNA हुकूमती, कौन सा एक ऐसा अस्पताल है जहां ये इलाज कराना पसंद करेंगे सरकारी? कोई एक नाम बता दे। मैं डेरा गाजी खां का, उखाड़े का, व्याड़ी का, हासलपुर का अस्पताल और स्कूल नहीं पूछ रहा। लाहौर पंजाब में 10,000 अस्पताल ऐसे हैं, स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ही नहीं है। बिल्डिंग है तो छत नहीं है, छत है तो टीचर नहीं है। 14,000 ऐसे हैं कि जहां सिर्फ एक टीचर है और स्टूडेंट ही नहीं है। ये कौन सी अवाम मुतमईन है? मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दें यार। एहतशाम मैं उस NGO को भी किया है कि यार आपने सर्वे किया, मुझे उस शहर बता दें, उस तारीख पे किया है पंजाब में अटक से लेके रहीमिया खां या डेरा गाजी तक मैं आपके साथ जाना चाह रहा हूं, बल्कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि कौन सी ऐसी चीज है कि मैंने अर्ज किया है कि खुद आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम कौन से सरकारी स्कूल में भेजेंगे उन्हें? कोई एक मुझे नाम बता दे। ठीक है, लाहौर तो सूबाई दारुल हुकूमत है ना, पंजाब का दारुल खिलाफा है। यहाँ पीपल्स पार्टी बनी थी डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर। यहाँ सेंट्रल मॉडल स्कूल था जो हमसे बचपन में है ना, कोई भी आज ग्रेड 20 में है, हर एक की ख्वाहिश थी कि सेंट्रल मॉडल पढ़े। अब भूत बंगला बना हुआ, सुबह अपने एक रिपोर्टर को भेजें, कैमरामैन को, उसे कहें कि सेंट्रल मॉडल स्कूल की आपको फुटेज ला के दिखा दे। आखिरी अस्पताल लाहौर में जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जिला अस्पताल बनाया, उसके बाद सरकारी अस्पताल कौन सा बना? कसूर में, शेखुपुरा में, व्याड़ी में, हासलपुर में, डेरा गाजी खां में, कहां सरकारी MP MNA और सेक्रेटरी एजुकेशन और रिलेटेड लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल दिया। मुझे वो एक लिस्ट भेज दे, मैं वहां सुबह अपना कैमरामैन भेजना चाह रहा हूं। साहब अगर इजाजत दें तो ये सदाकत अली वाइस साहब आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर के हवाले से हमने काफ़ी गुफ्तगू की है, अब उनका भी मौक़िफ़ लेना हमें चाहिए। मुझे बताइएगा सदाकत वाइस साहब, ये जो रिपोर्ट आई है जिसके बड़े चर्चे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो आप अपना कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब से, जहाँ पे 13 साल से हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे सिंध में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मर जाते हैं, एड्स के गैर रजिस्टर्ड अफराद निकल आते हैं, गंदम सरकारी गोदामों से अरबों रुपए की चोरी हो जाती है, कुत्ता काटे की वैक्सीन नहीं मिलती है, तो क्या मुकाबला करें सर? अब किससे? आप लोगों ने उनसे मुकाबला करके हमें मुतमिन करना था, और फिर आप कहते हैं कि पंजाब के 86% अवाम तालीम से मुतमिन है, पंजाब के 72% अवाम सेहत की सहूलियात से मुतमिन है, और तरक्याती मंसूबों से 91% मुतमिन है। ये कौन से अवाम है पंजाब के? बहुत शुक्रिया। पहले तो माजरत, मैंने आपके शो में लाइव आना था तो वो मेरी कोई मुझसे गलती होगी तो मैं मिस कर गया, तो मैं टेलीफोन पे आया, तो आपके सारी टीम से माजरत। दूसरा, मैंने भट्टी साहब को बड़ा तफसील से सुना है, तो ये हमने नहीं अनाउंस किया, ये सर्वे करते हैं, और सर्वे करने की टीमों का जो अपना प्रोसीजर है कि वो सैंपल चूज करते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं, कभी सर्वे हमारे हक में होते हैं, कभी हमारे खिलाफ होते हैं। तो अब हमें मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा कि सर्वे वो उस्मान बुज़दार को उसने बेस्ट प्रूव किया। अब भट्टी साहब से एहतराम के साथ मैं, क्योंकि मैं भी हल्के का MNA हूँ, मेरे बहुत बड़ा पंजाब का हल्का है जिसमें तकरीबन 4 तहसीलें पूरी हैं और 5वीं तहसील आती है जिसका मैं MNA हूँ। तो भट्टी साहब, मैंने अपना बतौर MNA उस्मान बुज़दार की हुकूमत में 51 स्कूल अपग्रेड हुए हैं मेरे हल्का MA 57 में। इसी दौर में कौसार यूनिवर्सिटी बनी है और आज उसका दूसरा सेमेस्टर जारी है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं थी। तकरीबन 1700 से 1800 छोटी सड़कें मेरे हल्के में बनी हैं। एक डैम का मंसूबा मरी में जो है वो उसकी अप्रूवल हुई है, जो स्टार्ट होना है। एक टूरिज्म हाईवे 4.5 अरब रुपए की जो कोटली सतिया, कौटा और मरी को मिला के बनेगी। ये कारकर्दगी है।
और मैंने जाहिर है हुकूमत की खूबियां बयान करनी है, आपने तनकीद करना है और लोगों ने इसका फैसला करना है। आपकी जो तनकीद है वो अफसर आंखों पे, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारे एनुअल डेवलपमेंट प्लान के मंसूबे हैं या PSDP फेडरल से हैं और या सूबाई हुकूमत के बजट से हैं। ये कारकर्दगी है और अब अगर आपने इसका मैच करना है तो पाकिस्तानी अवाम है वो अगर मुतमईन है तो इस तरह के सर्वेज आ रहे हैं। तो मैं वैसे फ्रैंकली ये बताऊं कि ये मीडिया पे परसेप्शन जरूर है कि उस्मान बुज़दार सब कुछ कर नहीं रहे, शायद वो मीडिया सावी नहीं है, थोड़ा शाय है, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते और हो सकता है उनसे कोई बेहतर आदमी भी असेंबली में हो, लेकिन एट द मोमेंट अगर आप कंपेयर करें तो पंजाब इज परफॉर्मिंग एज द बेस्ट प्रोविंस और जो पिछले दौर के और आज के जो फर्क है वो बड़ा वाजे है। आप तनकीद करें, मैंने तारीफ करनी है। चलें जी, ये भट्टी साहब से पूछता हूं मैं। भट्टी साहब, वाज़ेह फर्क है भट्टी साहब, वो तो कहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि एहतशाम हर जमात का हक है कि वो अपनी लीडरशिप की तारीफ करे। इधर नून लीग के साहब आएंगे, वो नून लीग की तारीफ करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब का 100% हक है। मैं तो इनसे भाई इन्हें कब कहा कि मैं इनसे बहस करना चाह रहा हूं। मैंने उस सर्वे कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि जहां आपने सर्वे किया है मैं अपना कैमरा में ला के आपके साथ जाना चाहता हूं। मैं तो इनको नहीं कर रहा। वजीर आज़म का हक है, ठीक है। इमरान खान साहब ने 22 साल बेपनाह जद्दोजहद की। बदकिस्मती है PTI में एक आदमी भी ऐसा अहल नहीं था जिसने इमरान खान के बुरे वक्त में साथ दिया हो, शौकत खानम बनाया हो, नमन यूनिवर्सिटी बनाई हो, 2014 के धरने में साथ दिया हो, उसको वजीर आला बना सके, ये उनका हक है। मैं तो हरगिज़ नहीं कह रहा भाई, ये तो इमरान खान ने समझा कि PTI में कोई ऐसा बंदा अहल नहीं है जिसे मैं वजीर आला पंजाब बना सकूं। जो 1 या 2 महीने पहले भाइयों के कहने पे आया उसको बना दिया गया। ये इनका हक है और ये तारीफ करे, 1000 दफा करे। अल्लाह करे कि उस्मान बुज़दार ऐसा साबित हो कि अगली चॉइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान की बजाय वजीर आला उस्मान बुज़दार बने वजीर आला, हम तो खुश होंगे। ये PTI का हक है भाई, उन्होंने जिसे बनाना है। सदाकत वासी साहब, मैं हरगिज़ से नहीं हूं, लेकिन उस कंपनी को पाकिस्तान के अवाम ने पूछना चाह रहा हूं भाईजान, आपने कहा किया, ये तो मेरा हक है बीइंग ए जर्नलिस्ट। सही नहीं भाईजान, मैं भी अवाम का उनसे पूछ रहा हूं ना किस जगह सर्वे की है। मैं वहां कैमरा लेके चले। एहतशाम साहब, अभी एक और प्रोग्राम में डॉक्टर मोहित पीरजादा थे और सलीम बुखारी साहब, ये दावत मैं आपको देता हूं, अटक से शुरू हो जाते हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा और डेरा गाजी खान तक चलते हैं। जो अच्छे काम होंगे हम सारे दिखाएंगे। इसमें एहतशाम को क्या प्रॉब्लम है भाई? वजीर आज़म इमरान खान, मेरा भी वजीर आज़म है, सदाकत बुखारी का भी है। जहां सड़कें बनी हुई है, स्कूलों की हालत भी दिखाएंगे। और मैंने एक सवाल किया, मुझे जो सरकारी MPA MNA या वज़रा है, इनके बच्चे कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? अगर स्कूल से 82% लोग मुतमिन हो गए तो ये तो रिकॉर्ड है। ये तो अमेरिका में नहीं हो सका आज तक। ये तो मुझे लगता है जो बाइडन को उस्मान बुज़दार साहब से मुशावरत करना होगी अमेरिका में तलीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए। रिकॉर्ड टूट गया भट्टी साहब, रिकॉर्ड टूट गया है। सदाकत अली वाज साहब, ये जो आपने बात की सदाकत साहब, आपने कहा कि टूरिज्म, डैम अप्रूवल, कोसार यूनिवर्सिटी, अपग्रेडेशन ऑफ 52 स्कूल्स, तो वो सवाल यही था भट्टी साहब पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि जितने भी स्कूल्स हैं सरकारी, इसकी अपग्रेडेशन के बाद क्या आप अपने बच्चे या कोई MNA मिनिस्टर अपने बच्चे किसी सरकारी स्कूल में भेजेगा? वो अपग्रेडेशन इस लेवल पे है। दूसरा, आपने डैम की बात की, तो अप्रूवल तो बहुत होती रही है माजी में भी, अल्लाह करे हो जाए डैम बन जाए पूरा। तीसरा, टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं सर? टूरिज्म के लिए अभी लोग निकले थे, 22 लोग मरी में मर गए हैं। और आज उस्मान बुज़दार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तय थी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रिपोर्टर्स के सामने बैठकर बताना था कि हमने क्या एक्शन लिया है। AC, DC, CTO, CPO सबको मैंने मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी बिठा दी और अब तफ्तीश होगी। लेकिन क्योंकि वो सवालात से शाये थे तो उन्होंने आखिरी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वीडियो पैगाम दे दिए। तो जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो तो सवालात से नहीं डरता, वो तो कहता है पूछें सवाल, मैं बताऊंगा मेरी क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, 3-4 अपने सवाल किए। सबसे पहली ये बात कि क्या स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि मिनिस्टर्स और MNAs अपने बच्चे दाखिल करवाएं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। लेकिन भट्टी साहब, आप भी समझते हैं कि जिस निजाम को आपने 30 साल उसको ठीक करने के लिए तो 3 सालों में इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूं कि मेरे हल्के में
जो सरकारी स्कूल हैं उनमें एनरोलमेंट जब से ये सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, ये यकसा कौमी निसाब आया है, वो बड़ी तेजी से दाखिले बढ़े हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये एकदम से जमीन से आसमान पे या आसमान से जमीन पे आ गए। इतनी बड़ी तब्दीली 3 सालों में आ नहीं सकती, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक सेंस प्रिवेल कर रही है। स्कूल बेस्ड टीचरों की सर बड़ी तब्दीली ना है, लेकिन सदाकत साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रॉब्लम इस तब्दीली ना है, लेकिन अगर कहीं पे सिचुएशन वर्स हो, मिसाल के तौर पे पिछले साल की रिपोर्ट है तालीम के हवाले से कि पंजाब में तालीम से महरूम बच्चों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो पहले कम होती थी अब तजावुज कर गई है। तो जब तालीम से महरूम बच्चों की तादाद 50 लाख से ज्यादा तजावुज कर रही है, तो फिर सर्वे मुझे बताए कि 86% लोग तालीम से मुतमिन है, तो मैं कैसे मानूं एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तान? मुझे थोड़ा सा मुझे जवाब देने दें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि 3 सालों में हमने कोई दरियाओं का रुख मोड़ दिया है। 3 सालों में जो डूएबल चीजें होती हैं, जिस तरह के स्कूल बंद रहे, कोरोना की वजह से मामलात रहे, मईशत के मसाइल रहे, इन सारी सिचुएशन में लोग आपका कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव। एकदम से हम मरी को स्विट्जरलैंड नहीं बना सकते, लेकिन जो मैं आपको, और जाहिर एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मरी के साथ एक जगह थी कोटली सतियां, उसको टूरिज्म की डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो गया। मरी कोटली सतियां कौटा को मिला के जीटी रोड रवाज से कनेक्ट करके उसको अल्लाह ताला ने स्विट्जरलैंड से बेहतर जगह दी हमें। सिर्फ थोड़ी सी बर वक्त इकदामात की बात थी। सदाकत अली भाई साहब, मुझे बताइएगा, ये आपका हल्का था जहां पे बात हुई है, क्योंकि आपका ताल्लुक मरी से है, आपके अपना हल्का था या दूसरा हल्का था मरी में? नहीं, मेरा हल्का, सारा ही मेरा हल्का था, ये सारा ही मेरा हल्का था, सारा आपका हल्का था। मुझे ये बताएं सदाकत साहब, आपका बड़ा एहतराम है, आपका बड़ा एहतराम है, और मुझे पता है कि आप खुले दिल से तनकीद सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन सर 48 घंटे वहां पे फैमिलीज, बच्चों के साथ लोग फंसे रहे हैं, ट्रैफिक जैम रहा है, बर्फ पड़ती रही है। Where was the administration, सदाकत साहब? किधर थी एडमिनिस्ट्रेशन? और वो शहबाज शरीफ के दौर में, सर सुन लें, एक बात सुन लें सर, शहबाज शरीफ के दौर में, परवेज इलाही के दौर में मरी में बर्फ के मौसम से पहले आला सतही मीटिंग होती थी, सीएम खुद बैठता था, बताता था कि जी कैसे इसको कंट्रोल करना है, कोई फंड्स चाहिए तो मुझे बताओ, इंतजामिया को फाल किया जाता था। 9 पेज की पॉलिसी है मरी के हवाले से कि खुदा ना खास्ता किसी कैटास्ट्रोफी को होने से पहले कैसे प्रिवेंट करना है, कोई स्टेप नहीं लिया गया सर। उसके बाद आप डीएसपी, एएसपी, सीटीओ, सीपीओ को कहते हैं हमने मुअत्तल कर दी है, और फिर हम कहें कि जी ठीक है। अच्छा, आप मुझे उम्मीद है कि जितना आपने लंबा सवाल किया और थोड़ा सा मुझे जवाब देने का भी टाइम देंगे। सबसे पहले शाम साहब, ये मेरा हल्का है, और ये जो हादसात हुए हैं ये मरी से आगे नथिया गली की तरफ जो रोड जाती है उस पे हादसात हुए। नंबर 1, नंबर ये इसके बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 2, पिछले 25 साल में एक दफा भी ब्लिजर्ड नहीं आया। ब्लिजर्ड है बर्फानी तूफान कि आधे घंटे में 3-3 फुट बर्फ चढ़ गई, 16 दरख्त गिरे, सर महकमा मौसमियात ने अलर्ट किया था। और मैं मुझे प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। 800 गाड़ी फंसी, वाकई ये बहुत बड़ा इसमें इंतजामी फेलियर भी था, लेकिन उसमें जो अमवात हुई एहतशाम साहब, वो इतनी खामोशी से हुई कि जो गाड़ी फंसी हुई थी उससे आगे भी गाड़ी थी, पीछे भी गाड़ी थी, राइट पे भी गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी में अमवात हुई, उनको नहीं पता चल सका। जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जरूर है इसमें इंतजामी फेलियर था, इंतजामिया का सरबराह कमिश्नर था, सर्दी से भी ठिठुर मरे हैं, किया, 22 में से 8 सर्दी से मरे, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड से मरे। सदाकत साहब, पूरी लाइन को फारिग करके उनको लाइन हाजिर किया, उन पे इंक्वायरी होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा कि क्यों मरी में इतनी गाड़ियां जाने दी गई। आखिरी मैंने ब्रेक पर जाना है, आपने सबको नीचे फारिग कर दिया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर लेवल पे जो मीटिंग होनी थी मरी में बर्फ का सीजन आने से पहले, चीफ आला सतही इजलास जो होना था मरी के हवाले से, बर वक्त डेंगी हुआ, बर वक्त इकदामात नहीं लिए गए। स्मॉग का मामला होता है, बर वक्त इकदामात नहीं लिए गए। मरी में बर्फ पड़ने वाली होती है, बर वक्त इकदामात सीएम ऑफिस की तरफ से नहीं लिए गए। तो इसका कोई जवाब है कि नहीं है सर, या फिर यही जवाब है कि गरीब इलाके से शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़ार, तो मैं आपको बताता हूँ कोई एक हादसा दूसरे के लिए मिसाल नहीं होता, लेकिन ये जो भी हादसा हुआ ये नेचर ड्रिवन एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ। मरी की तारीख में ऐसा कोई हादसा हुआ मुझे बताओ। आप सुने मेरी बात ना, नवाज शरीफ, मैं तो शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं ले रहा। सदाकत साहब, मरी की तारीख में और 11 बंदों की अमवात हुई। शाह प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। 11 बंदों की अमवात हुई और शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला थे, और वो ह्यूमन ड्रिवन एक कैटास्ट्रोफी थी जिसमें लोग तकरीबन 22 घंटे तक आसमान पे लटके रहे। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं वफाकी हुकूमत अखुवत फाउंडेशन की मदद से कामयाब प्रोग्राम को एक शुरू कर रही है, प्रोग्राम जिसमें माइक्रो फाइनेंस के हवाले से नौजवानों को या दीगर लोगों को मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वालों को दिया जाएगा। इस हवाले से शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, सुनिए। इनको बड़े बैंक्स जो हैं वो पैसे देंगे और ये आगे आके आप लोगों को पैसे देंगे। एग्रीकल्चर के लिए देंगे, फिर 5 लाख का कारोबार के लिए हर घराने को जो मर्जी करते हैं बिला सूद 3 साल का लोन होगा। फिर घरों के लोन होंगे जो 20 से 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं बिला सूद, उसमें से थोड़ा सा सर्विस चार्ज होगा। ये कंप्लीट पैकेज है और ये कंप्लीट पैकेज जो है ये तकरीबन पहले हदफ में कुछ 40 लाख घरानों के लिए है पूरे पाकिस्तान। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे तो एक आदमी जिसका ताल्लुक लो मिडिल क्लास से है या वर्किंग क्लास से है, उसको मौका मिलेगा कुछ ना कुछ अपना ज़ाती कारोबार कोई शुरू करने का। और अच्छी बात यह है कि इसमें कर्जा हसना यानी कि बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। और इस पर मैं बात करना चाहता हूँ अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा दैट हाउ हैव यू मेड इट पॉसिबल, इतनी बड़ी तादाद में इतने पैसे आप इकट्ठे कहाँ से करते हैं और फिर उन पैसों को वो लोग जो कि जिनको कर्ज चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उनको बगैर सूद के देते हैं। और फिर मैंने सुना है कि रिकवरी रेट भी 99% से ऊपर है। तो हाउ डू यू मेक इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ और गवर्नमेंट के साथ अब क्या इसमें आपके मामला चल रहे हैं? एहतशाम साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में। बात यह है कि मैंने बचपन से एक कोटेशन सुन रखी थी कि रिसोर्सेज फॉलो पैशन। जुनून हो ना किसी काम का, दीवानगी और इश्क हो तो वसाइल इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद कुदरत की तमाम जो रहमतें, नेमतें और ताकतें आपके हमरकाब हो जाती हैं। आज से 20 बरस पहले हमने एक खातून को 10,000 रुपये दिए कर्ज हसन के तौर पर, और फिर आज देख लीजिए कि 40 लाख घरानों को हम 160 अरब रुपए की रकम दे चुके हैं। तो किसने दिए? ये लोगों ने दिए, आपने दिए, मुखैर हजरात ने दिए, और फिर रफ्ता रफ्ता हुकूमत भी इसमें शामिल हो गई। अब आपने देखा कि शौकत तरीन साहब ने भी यही कहा कि बड़े जो बैंक हैं उनके DNA में नहीं है कि गरीब आदमी को पैसे देना। ये एक मखसूस काम है जो माइक्रो फाइनेंस अदारे, अखुवत जैसे अदारे, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स जैसे अदारे दे सकते हैं। तो ये एक टेस्टेड है, एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन निचली सतह पर करनी है तो फिर आपको छोटे कर्जे बग़ैर कोलेटरल के उन लोगों को देने पड़ेंगे जो सलाहियत रखते हैं, भीख मांगना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थे वो बुनियादी खद व खाल। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब बड़े सालों से आशना थे इस काम से, अखुवत से भी। तो जब वो वज़ीर ख़ज़ाना बने तो उन्होंने कहा कि इसी काम को करेंगे। तो आपने उनकी ज़ुबान से सुना होगा, वो ये भी कहते हैं कि एक टॉप बॉटम अप्रोच है और एक ट्रिकल डाउन अप्रोच है, यानी ऊपर से नीचे पैसा आने में बहुत वक्त लगता है लेकिन बॉटम अप अप्रोच असल तरक्की की अप्रोच है। तो ये हुकूमत का एक बड़ा कामयाब इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने जो इजाज़त दी और उन्होंने ये कहा कि हम मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, नहीं बल्कि 1400 अरब रुपए देना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि माइक्रो फाइनेंस, मैं तो अक्सर कई दफ़ा होता है लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तो इस वजह से बड़ा क्यूरियस हूँ इस हवाले से कि अगर कोई वर्किंग क्लास या लो मिडिल वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स चाहता है कि उसको कोई लोन मिल जाए बगैर सूद के, तो हम उसको आपके पास रेफ़र कर सकते हैं और आप इंटरेस्ट फ्री लोन उसे देंगे। और कितनी देर में उसने वो पैसे वापस करने, कितनी देर में? जी देखें, ये 3-4 स्कीमें बनी हैं कामयाब पाकिस्तान के तहत। एक है कामयाब कारोबार जिसमें 5 लाख रुपए तक का कर्जा बग़ैर सूद के, बग़ैर किसी इजाफी रकम के उसको दिया जाएगा। फिर 2 लाख और 1.5 लाख रुपए तक की रकम किसानों को दी जाएगी, वो भी बग़ैर सूद की होगी। और फिर 20 लाख रुपए से 27 लाख रुपए की रकम घरों की तामीर के लिए होगी और वो शरिया कंप्लाइंट यानी शरिया के असूलों के मुताबिक बहुत मामूली उसके ऊपर जो है वो शरह मुनाफा ली जाएगा। तो ये कोई भी आदमी जो काम करना चाहता है, जिसके पास सलाहियत है, वो हमारे दफातर में आ सकता है। इसमें सिर्फ अखुवत शामिल नहीं है, अखुवत भी है, NRSP भी है, और भी अदारे शामिल हो रहे हैं। इन अदारों के दफातर पूरे पाकिस्तान के शहरों में मौजूद हैं। लोगों को जूँ पता चलेगा,
वो एक ऐप के ऊपर, एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, उसके ऊपर एक मखसूस नंबर पे वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजेंगे, उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि बैंकों में उनका कोई ऐसा कर्जा तो नहीं है जो अभी उन्होंने अदा नहीं किया। तो उसके बाद वो नंबर और उनके पर्टिकुलर्स हमारे पास आ जाएंगे, हम खुद उनसे रब्ता करेंगे। और इसमें खवातीन को भी आपने किसी कैटेगरी में रखा है? खवातीन के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि अगर कोई खातून अपना कोई स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट करना चाहता? जी, खवातीन को तो के साथ तो तरजीही सलूक किया जाएगा। अभी भी जो मुल्क के गरीब इलाके हैं, ये प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ है, यानी जो मुआशी तौर पर ज़्यादा पसमानदगी का शिकार हैं, वो तबके, वो इलाके, वहाँ से ये काम शुरू हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान को इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। नेफ्डा की मैं बात करना चाहता हूँ कि एक जो हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है वो भी इसके अंदर शामिल है, तो वहाँ पर घरों की तामीर के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो कामयाब पाकिस्तान जो दरअसल जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कम से कम एशिया में तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें कॉस्ट जो है वो सारी की सारी, बैंकों की कॉस्ट भी और माइक्रो फाइनेंस अदारों की कॉस्ट भी वो हुकूमत उठा रही है, और जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसको 0% के ऊपर कर्ज़ हसन, जो हमारी इस्लामी रवायत भी है, तो उसके तहत ये कर्ज़ा मिलेगा। तो ये पिछले 20 साल से हमने ये काम किया, उसके बाद हुकूमतों ने इसको अपनाया, सूबाई हुकूमतों ने अपनाया, और अब इतने बड़े पैमाने पर वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि हम इस काम के ज़रिए से लाखों लोगों को रोज़गार की सहूलत और छत की सहूलत फराहम करेंगे। जी ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट किस हद तक इसमें आपके साथ शामिल है, यानी कि गवर्नमेंट और आपकी जो कोलैबोरेशन है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्योंकि आपने कहा आप तो 20 साल से ये काम कर रहे हैं। एक तो ये सवाल, दूसरा ये जो कैटेगरीज का आपने जिक्र किया उसमें आपने कहा कि 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक कामयाब सस्ता कर्ज घर के लिए मिलेगा, फिर कारोबार के लिए कर्ज मिलेगा और किसान को भी कर्ज दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ कोई तालीम के लिए भी कैटेगरी है, तालीम के लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप? जी देखें, बात यह है कि जो होती है ना जी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका काम होता है कोई तहकीक के बाद एक मॉडल क्रिएट करना। हमने 20 साल में एक मॉडल क्रिएट किया। अब हुकूमत या प्राइवेट सेक्टर का काम होता है कि किसी भी अच्छे मॉडल को स्केल पे लेके जाना ताकि मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा हो सके। तो हुकूमत ने इस मॉडल को समझा, देखा, परखा, तज्जिया किया और फिर फैसला किया कि वो इसके लिए जो वसाइल हैं, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि वसाइल कहाँ से आएंगे, तो ये लाखों करोड़ों नहीं, ये अरबों रुपए हैं। हुकूमत ये रकम बैंकों से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली, एक कस्टोडियन के तौर पर प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पे हुआ है? जी सर, या किसी मिनिस्ट्री? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इसमें ज़ाती तौर पे? जी बिल्कुल, इसको 3 अक्टूबर लास्ट ईयर, अभी 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसका इफ्तिताह किया और फिर इसमें जो वज़ीर ख़जाना है वो हर हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इसके ऊपर रिव्यू करते हैं। बैंकों के साथ इनकी मुशावरत होती है, स्टेट बैंक की मुशावरत है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत है, और ये बहुत सोच विचार के बाद एक बहुत जामे प्रोग्राम बनाया गया। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई हवाई तीर है। अब तक आप देखें कि अभी सिर्फ ये पिछले 15-20 दिनों में कोई तकरीबन 1 अरब के लगभग रकम जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में मुख्तलिफ लोगों को जा चुकी है। खुद सिर्फ अखुवत ने अभी तक 70 करोड़ रुपए की रकम लोगों को दी है, और इस महीने में हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब रुपए की रकम ये लोगों को इन तीनों मदों में, यानी ज़राअत में, मेरे पास लास्ट मिनट है, घरों की तामीर के लिए पेश करेंगे। बहुत अच्छी स्कीम, तो बहुत अच्छी है। मतलब कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात होती है कि गरीब आदमी को टारगेट किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, तो ये बात वाकई समझ आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में होनी चाहिए। और मैं ये देख रहा था आपके हवाले से, आपको किसी अवार्ड से भी नवाजा गया जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है फॉर योर सर्विसेज जो माइक्रो फाइनेंसिंग में आपने किया। इसकी कुछ तफसीलात भी मुझे बताएं। जी एहतशाम साहब, जो अवार्ड की बात छोड़ें, आपने इसको इतराफ़ किया, कौम ने इतराफ़ किया और अल्लाह ताला इसको मंजूर करे तो यही अवार्ड है। बहरहाल इस अवार्ड से पाकिस्तान का मुकाम जो है बैनुल अक़वामी तौर पर वो बुलंद हुआ कि यहाँ पर एक इंडिजिनस और एक क्रिएटिव अटैम्प्ट के ज़रिए से एक ऐसा निज़ाम तख्लीक किया गया
कि जिसमें गरीब आदमी बिल्कुल ठीक है की मेहनत का डॉक्टर साहब फल बहुत जो है, शुक्रिया हमें ज्वाइन उसी करके। और डॉक्टर अमजद साकिब आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में और इस पर आपकी तारीफ़ करनी बनती है और आप 20 साल से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपसे नई स्टोरीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बशर्ते खैर आफियत, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।